नमस्कार दोस्तों। ईरान इजराइल युद्ध के दौरान यूएसए ने ईरान की 3 साइट्स पर बंकर बस्टर बॉम्ब से अटैक किया। बाद ईरान ने कहा कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर देगा, उसको बंद कर देगा। हमें देखना होगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, इसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, भारत के लिए इस क्षेत्र का क्या महत्व है। जैसे मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर में, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में, चाबहार बंदरगाह, इन सबको लेकर भारत के वहां क्या हित है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये मिडल ईस्ट कहां पर है और ईरान की अवस्थिति क्या है। ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में जब आपको आइडिया हो गया तो सभी चीजें उसके साथ कनेक्ट हैं। उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसके क्या इंडिकेशंस है, वो सब हमें उसके बाद समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन को देखते हैं। देखो यहां पर ये इंडिया है, इस जगह पर ये भारत है, और यहां से अगर आप इस तरफ देखोगे तो ये ईरान है। देखो यहां पर बगल में भारत के पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद ईरान है। ईरान अगर यहां पर है तो इसकी एक दिशा में मान लो कि ईस्टर्न साइड में अफगानिस्तान है और पाकिस्तान। ये जो देश है अफगानिस्तान और पाक है। इसके ऊपर की साइड में देखोगे तो यहां पर तुर्कमेनिस्तान है, और इसके इस बिल्कुल नॉर्थ में आपको कैस्पियन सी नजर आ रहा है। यहां पर आपको अजरबैजान नजर आएगा, ये अजरबैजान है। और इसके बगल में ये छोटा सा जो देश है यहां पर ये जो टच हो रहा है ये आर्मेनिया है। तो अजरबैजान उसके बगल में आर्मेनिया, और इसके बाद यहां पर टर्की भी इसके साथ यहां पर सीमा बना रहा है। और इसकी वेस्टर्न साइड में यहां पर इराक इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अब अगर ईरान की बाउंड्री देखें किन किन देशों के साथ लगती है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की और इराक, इनके साथ इसकी सीमा लगती है। और इसके उत्तरी भाग में कैस्पियन सी है, और दक्षिणी भाग में ये जो भाग है इसे बोलते हैं पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी। और यहां पर ये है अरेबियन सी, और उसका ही यहां पर एक भाग है जिसके बोलते हैं ओमान की खाड़ी। देखो यहां पर ओमान है तो इसे बोल देंगे ओमान की खाड़ी। तो ये इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब बात की जाए कि इजराइल कहां पर है। देखो यहां पर ईरान है, तो यहां पर इस जगह पर है इजराइल। ये रहा, ये इजराइल है। और ये देखो ये भूमध्य सागर के साथ जुड़ा है, मेडिटेरेनियन सी के साथ जुड़ा हुआ है, यहां पर ये रहा। और ये इजराइल और ईरान के बीच में इतनी दूरी थी, इनके बीच में आपस में जंग चल रही है। और बीच बीच में आप सुनते थे कि ईरान ने मिसाइल को लॉन्च किया है और जॉर्डन में उसको रोक लिया गया। तो अगर आप ईरान से जाओगे तो पहले इराक आएगा और उसके बाद ये वाला पार्ट जो है ये जॉर्डन है। इजराइल के इधर ईस्ट में जॉर्डन है। तो ईरान से इराक, इराक से जॉर्डन, और जॉर्डन से फिर आप इजराइल पहुंचो। ये इनके बीच के देश हैं यहां पर। इसके अलावा देखो यहां पर ये पूरा का पूरा जो बड़ा देश आपको नजर आ रहा है ये है सऊदी अरब। ये वाला, ये पूरा का पूरा पार्ट सऊदी अरब है। यहां तक एक तरफ ये फारस की खाड़ी से जुड़ा है, और ये वाला जो पार्ट है ये रेड सी है, तो रेड सी से भी जुड़ा हुआ है। और इस जगह पर देखो ये वाला देश है, ये ओमान है, ये यमन है। और ये जो इस जगह पर आपको नजर आ रहा है ये है यूएई। ये यूएई है। और ये जो आपको इस तरह से प्रायद्वीप रूप में नजर आ रहा है ये वाला पार्ट, ये है कतर, जिस पर अभी अटैक किया था ईरान ने। यहां पर अमेरिकी बेस पर उन्होंने अटैक कर दिया था। और यहां पर ये छोटा सा जो नजर आ रहा है ये पॉइंट सा, ये बहरीन है। तो ये कतर हो गया, ये बहरीन हो गया। और यहां पर एक छोटा सा देश है, देखो ये वाला, ये जो नजर आ रहा है आपको ये वाला पार्ट, ये कुवैत है। ये जो है ये यहां पर ये कुवैत है, इराक के बीच में, और ये सऊदी अरेबिया के बीच। तो इराक के बिल्कुल दक्षिण भाग में यहां पर है कुवैत। तो अगर अब फारस की खाड़ी की बात करें, इस पर्शियन गल्फ की बात करें, तो इस पर्शियन गल्फ के साथ देखो कौन जुड़ा हुआ है, ईरान जुड़ा हुआ है यहां पर। फिर ये इराक जुड़ा हुआ है, यहां पर कुवैत है, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरब है, यूएई है, और ऊपर की साइड में ईरान तो है ही है। ये सब इस फारस की खाड़ी से जुड़े। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर आपको आ रही है तो बहुत सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या था, देखो अब यूएसए ने अटैक किया था ईरान पर। यूएसए देखो यहां पर ये रहा, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये यूएसए है। और यहां से वो B-2 बॉम्बर्स ने उड़ान भरी, और यहां से ये इधर से अफ्रीका के उत्तरी भाग से भूमध्य सागर की ओर से होते हुए यहां से क्रॉस करते हुए यहां पहुंचे ईरान पर। और यहां पर उन्होंने अपने बंकर बस्टर बम यहां पर गिराए, जिसकी वजह से ईरान नाराज हो गया और उसने फिर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का धमकी दे दी, और उन्होंने एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया था। अब देखो यहां पर अब बात करते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज है कहां पर। अभी हमने पढ़ा था कि ये देखो ये ईरान है,
और ये यहाँ पर पर्शियन गल्फ है जिसे हम फारस की खाड़ी कह रहे थे, और यहाँ पर ओमान था, यहाँ पर ओमान की खाड़ी थी। अब इन दोनों को जोड़ने वाला जो एक नैरो संकरा जो भाग है उसे बोलते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट की परिभाषा क्या है कि दो बड़े जलीय निकायों को, बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ने वाला जो संकरा जलीय निकाय होता है उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। देखो ये बिल्कुल नैरो है, ये दो बड़े वाटर बॉडीज हैं, इनको आपस में जोड़ रहा है। किन किन को जोड़ रहा है? ओमान की खाड़ी को और पर्शियन गल्फ को। और अगर ओमान की खाड़ी की बात करें तो अरेबियन सी के साथ जुड़ा है, तो ये भी कह सकते हैं कि अरब सागर को फारस की खाड़ी के साथ। लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कि ये दो स्थलीय भागों को अलग भी करेगा। तो दो स्थलीय भाग कौन से हुए? यहां पर ऊपर तो ईरान है, ये गाचीन दिख रहा है, ये बंदार अब्बास का ही एक पार्ट है, यहां पर उसका एक शहर है बंदार अब्बास, और ये ईरान हो गया। और यहां पर ये दक्षिण में देखो, ये ओमान दिख रहा है आपको, ये जो ओमान है ये वाला, इसी का ये भाग है, ये ऊपर वाला, ये इतना सा भाग ओमान का, बाकी सारा ये यूएई है। ये निचला, इससे नीचे का भाग ये सारा यूएई है, लेकिन ये जो भाग है ये ओमान है। तो अगर कहें हॉर्मुज स्ट्रेट किस किस के बीच में है, तो बताना होगा ईरान के बीच में है और ओमान के बीच में, दोनों के जलीय क्षेत्र में पड़ती है ये बीच का भाग। उसके बाद कुछ और इसकी खासियत है, ये सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर सबसे संकरे क्षेत्र में जाए तो वहां पर ये लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है, 30 से 33 किलोमीटर के बीच। तो जो सबसे इसका संकरा भाग है वहां, और उसके बाद इसमें जहां से शिप गुजरते हैं, जो शिप लेन है वो 3-3 किलोमीटर की दो लेन है, अर्थात 3 किलोमीटर के एरिया में जहां जाएंगे और 3 किलोमीटर वाले से आएंगे, दो लेन्स हैं, तो कुल मिला के 6 किलोमीटर हुआ। तो बहुत बड़ा इलाका नहीं है जिसमें से शिप्स गुजरते हैं, तो इसलिए 3-3 किलोमीटर का आने जाने का रास्ता तो बहुत ही संकरी है, इसको बहुत ही आसानी से ब्लॉक किया जा सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं चौक पॉइंट। तो चौक किया जा सकता है। तो अब ईरान इसको क्या कह रहा था, धमकी दे रहा था कि मैं इसको बंद कर दूंगा, लेकिन करेगा कैसे? वो यहां पर माइंस को लगा सकता है, यहां से जाने वाले जहाज पर अटैक कर सकता है, मिसाइल से कर दे, बॉम्ब से कर दे, इन पर साइबर अटैक कर सकता है, तो इन सबके थ्रू यहां पर वो उसको ब्लॉक कर सकता है। तो ये था आपका हॉर्मुज स्ट्रेट की ज्योग्राफिकल लोकेशन, और वो कैसे ईरान इसको बंद कर सकता है। अब इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं। देखो ये अगर आपकी ये पूरी की पूरी फारस की खाड़ी है, ये पूरी की पूरी इसी पे डिपेंड है, इस हॉर्मुज स्ट्रेट से। अगर आपको इससे बाहर निकलना है तो यहीं से होके जाना पड़ेगा, इसके सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं है कि आप यहां से गुजरो, अदरवाइज आपको स्थल रूट लेना पड़ेगा, लैंड रूट से जाना पड़ेगा। तो अगर यहां से निकलने का यही एकमात्र रास्ता है, तो इस पर जितने भी देश डिपेंडेंट है वो इसी पे डिपेंडेंट है। अगर इनको अपना ऑयल और गैस को यहां से निर्यात करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो यहीं से होकर गुजरना पड़ेगा। और ईरान इसको बंद करने की धमकी दे रहा है। असर किन किन देशों पे पड़ेगा? देखो असर पड़ेगा ये ईरान पर, ईरान खुद है, इस पे तो पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि ये खुद ही ब्लॉक कर देगा, तो इसका निर्यात भी तो यहीं से होकर गुजरता है। दूसरा देखो, इराक भी इसी पे डिपेंड है, कुवैत डिपेंड है, सऊदी अरब हो गया, बहरीन, कतर, यूए, ये सभी इस पे डिपेंड है। तो इनका इससे होने वाला जो निर्यात है पेट्रोलियम का और उससे संबंधित उत्पादों का, वो रुक जाएगा। मेनली ऑयल का, लिक्विफाइड नेचुरल गैस का, जिसको एलएनजी कहते हैं, और उसमें कतर सबसे इंपॉर्टेंट है एलएनजी में। तो वो सबका सब यहां से अगर नहीं जाएगा तो पूरी दुनिया में इसकी शॉर्टेज हो जाएगी, और शॉर्टेज अगर हो गई तो प्राइस बढ़ने लगेंगे। अगर ऑयल का और गैस का प्राइस बढ़ गया तो उससे जुड़ी अदर जो भी इंडस्ट्रीज हैं उन पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, वहां पर भी क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। तो यहां पर अगर इसको ब्लॉक कर देगा तो ऑयल और गैस की शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी। और अगर मैं आपको एक मैप से और दिखाऊं इसका क्या रोल है, तो देखो यहां पर, इससे देखते हैं। देखो यहां पर अगर हम देखें इस जगह पर, डेटा को बाद में देखें, आंकड़ों को बाद में देखेंगे, पहले हम समझें कि क्या क्या प्रभाव कैसे कैसे पड़ेगा। देखो अगर हम यहां बात करें तो ये देखो, ये रहा आपका ईरान और ये रहा आपका हॉर्मुज स्ट्रेट यहां पर। और यहां से अगर इन सभी देशों से पेट्रोलियम का जो निर्यात हो रहा है वो यहीं से होगा, तो देखो भारत में यहीं से निर्यात होगा, भारत इसी पर निर्भर है। ये वाले देश भी इसी पर निर्भर है, साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया वाले, यहां से लेकर ये चाइना भी इसी पे डिपेंड है, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, ये सभी इसी पर निर्भर है। तो जो यहां से ऑयल का निर्यात होता है उसमें लगभग 70% तो एशियन कंट्री ही उसको खरीदते हैं, और इनमें सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो है चाइना।
चाइना यहाँ के ऑयल के लिए डिपेंडेंट है इस क्षेत्र पर, और ईरान से बहुत बड़ी मात्रा में चाइना आयात करता है। तो ये पूरे के पूरे इन देशों की इकोनॉमी इस पर निर्भर है, यहां से आने वाले पेट्रोलियम और उससे संबंधित उत्पादों पर। और भारत भी यहां से बहुत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल को मिला मंगवाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा देखो, दूसरा अगर यहां से निकलेगा तो ये यहां पर देखो, ये वाला मैंने भी बताया था, रेड सी आ गए। रेड सी के बाद आप होते हुए यहां पर स्वेज कैनाल से होते हुए भूमध्य सागर में, और फिर ये पूरा का पूरा यूरोप, साउथ यूरोप, और यहां से होकर इधर ब्रिटेन वगैरह में भी आप जा सकते हो। तो पूरा का पूरा यूरोप को भी यहां से सप्लाई होती है, वो भी इस पे डिपेंडेंट है। तो यहां इसका प्रभाव पूरे के पूरे विश्व पर पड़ेगा अगर इस स्टेट को वो बंद कर देता है ईरान। तो ये इसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। अभी भारत के संदर्भ में बहुत सारे और पक्ष हैं, वो भी मैं बताता हूं, लेकिन ये एक इसका मेजर जो इंपैक्ट है वो पड़ने वाला है। अब इसके बाद की बात करते हैं हम कि इसका थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं कि क्या क्या फैक्ट है, कितना यहां से होता है। अगर इस स्टेट की बात की जाए कुल मिला के, तो यहां पर कुल ऑयल का लगभग 20% यहीं से ही निर्यात होता है। होर्मुज स्ट्रेट से कुल ऑयल का 20% यहां के थ्रू गुजरता है, और नेचुरल गैस का भी लगभग 20% यहीं से गुजरता है। ये फैक्ट है इसके बारे में। और भी कुछ फैक्ट है, देखो यहां पर लिखे हुए हैं। जो यहां से ऑयल गुजरता है उसका 70% है वो एशिया के लिए जाता है। इसके साथ साथ देखो यहां पर लिखा है कि दिस अकाउंट फॉर नियरली 30% ऑफ वर्ल्ड ऑयल ट्रेड। जो वर्ल्ड के ऑयल ट्रेड का होता है वो 30% ये बनाता है। अब देखो इंडिया के बारे में बताया कि इंडिया अपना 40%, इंडिया का क्रूड ऑयल की सप्लाई यहां से होती है, स्टेट ऑफ होर्मुज के थ्रू होती है 40%। और अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो विश्व का मैंने अभी बताया कि 20% नेचुरल गैस यहीं से गुजरता है, और वो मुख्य रूप से कतर से आता है। और इसके साथ साथ देखो इसका क्या करता है, जो भारत है उसका भी 54% एलएनजी की सप्लाई यहां से होती है। तो पूरी दुनिया का लगभग 20% एलएनजी यहीं से गुजरता है। भारत अपनी सप्लाई का लगभग 54% यहां से मंगाता है। ऑयल की बात करें तो ऑयल कितना है, 40% अपना इंडिया जो क्रूड ऑयल है वो इसी के थ्रू यहीं से आता है। और जो यहां से टोटल जो जा रहा है आपका ऑयल, उसका लगभग 70% एशिया में ही जाता है, और लगभग 20% ऑयल की सप्लाई भी इसी स्टेट से होती है। इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में। यहां पर दो और पाइपलाइंस भी हैं जो चर्चा में रहती हैं। देखो आप यहां पर होर्मुज स्ट्रेट को बंद तो कर दोगे, लेकिन देश उसके विकल्प पर पहले से सोच रहे हैं। देखो सऊदी अरेबिया की एक पाइपलाइन है, देखो यहां पर अबकेक से निकलती है। देखो ये यहां पर है, यहां से वो उस पेट्रोलियम का उत्पादन करता है, गैस का और ऑयल का, दोनों का। तो इस अबकेक से वो पाइपलाइन उसने बिछाई है यहां पर यानबू तक, और ये देखो ये रेड सी पर है। अगर वो बंद करता है यहां पर होर्मुज स्ट्रेट को, तो वो इसके थ्रू यहां से एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक विकल्प है, लेकिन मात्रा बहुत कम है, इसकी तुलना में बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी कभी आपसे पूछ सकता है कि ये पाइपलाइन कौन से वाली है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ये अबकेक और यानबू पाइपलाइन है, ये गैस और पेट्रोलियम के लिए जो सऊदी अरेबिया ने डाली है यहां पर। तो इसकी यहां पर निर्भरता अपनी कम करने के लिए उसने बनाई। और एक यूएई ने बनाई है, देखो यहां पर ये यूएई की पाइपलाइन है, ये यहां से लेकर गल्फ ऑफ ओमान पर जा रही है। देखो यहां से लेकर यहां, तो इसने भी इसको बाईपास करके यहां गल्फ ऑफ ओमान पर एक पाइपलाइन को डाल दी। तो ये है इसका पूरा जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। अब एक चीज और, भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो भारत पर भी इंपैक्ट तो पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत को बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो जाएगी। देखो भारत ने क्या किया, भारत शुरू से ही अपनी एनर्जी बास्केट को डाइवर्सिफाई कर रहा है। उसे पता है कि मेरा इस पर जो डिपेंडेंसी है वो मेरे को खतरनाक पड़ेगी किसी दिन। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यहां है कि ये पाकिस्तान का यहां पर एक बंदरगाह है जिसको चाइना विकसित कर रहा है, आपने सुना होगा ग्वादर बंदरगाह। हो सकता है कि आने वाले टाइम में चाइना यहां पर अपना एक सैन्य अड्डा स्थापित कर ले। तो अगर वो यहां पर अपना सैन्य अड्डा स्थापित कर लेगा तो वो कभी भी भारत के निर्यात को रोक सकता है। हालांकि भारत अभी यहां पर ग्वादर बंदरगाह पर अपना डेवलपमेंट कर रहा है, इसको विकसित कर रहा है। भारत ने इसके लिए लेकर ईरान से समझौता किया है, लेकिन फिर भी वो यहां पर उपस्थित है तो भारत को एक डर तो रहता ही है। और भारत नहीं चाहता कि वो पूरी तरह से किसी एक क्षेत्र पर डिपेंडेंट हो, इसलिए वो अपनी एनर्जी बास्केट को शुरू से ही डाइवर्सिफाई करने में लगा हुआ है।
और प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ये काम और तेजी से बढ़ गया है। तो भारत अब क्या कर रहा है, रशिया से तेल मंगवा रहा है। देखो ये रशिया से तेल ले रहा है। इसके बाद यहाँ अफ्रीकन कंट्री से, नाइजीरिया वगैरह से वो तेल ले रहा है। नाइजीरिया, कैमरून, इधर यहां से वो भी तेल ले रहा है। इसके बाद ये लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज है यहां पर, इनसे भी वो तेल ले रहा है। तो भारत अपनी एनर्जी बास्केट को डाइवर्सिफाई कर रहा है। लैटिन अमेरिकन कंट्री से, यूएसए से तेल ले रहा है। यूएसए हुआ, लैटिन अमेरिका हुआ, अफ्रीका हुआ, इधर रशिया हुआ, इन सबसे भी भारत तेल को आयात कर रहा है, इनसे प्राप्त करने के और प्रयास कर रहा है, ताकि भारत की इस क्षेत्र में डिपेंडेंसी कम रहे। लेकिन फिर भी कीमतों में उछाल तो आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि भारत पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा कि यह भारत को तेल मिलेगा नहीं, लेकिन कीमतों को लेकर तो चिंता रहेगी। कीमतें जब बढ़ेंगी तो पूरी दुनिया के लिए बढ़ेंगी। जब शॉर्टेज होगा तो पूरी दुनिया के लिए सभी मारामारी करेंगे, सभी इन देशों से प्राप्त करना, तो ये भी अपना रेट बढ़ा देंगे। इसलिए कीमतों को लेकर है दिक्कत, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, मिलेगा भारत को। ऐसा नहीं है कि भारत को पेट्रोलियम और गैस नहीं मिले, ये बात आपकी क्लियर हो जानी चाहिए यहां से। अब और देखो भारत के यहां पर क्या क्या हित है। इस क्षेत्र में शांति भारत के लिए बहुत ही जरूरी है। देखो यहां पर मैंने अभी आपको ये बताया था, ये एक और डायग्राम मैं आपको दिखा दूं तो मैं अभी आपको कह रहा था। देखो भारत जो बंदरगाह की बात कर रहा है वो ये रहा, ये चाबहार बंदरगाह देखा, ये वाला, ये चाबहार बंदरगाह, ये है जो भारत ने ईरान के साथ समझौता किया है और इसको भारत डेवलप करेगा। और देखो यहां पर मैं आपको बता रहा था एक शहर है बंदार अब्बास, वो बिल्कुल होर्मुज स्ट्रेट के ऊपर है। तो ये दो तो आपको आने चाहिए। और इसी के बगल में यहाँ पाकिस्तान ने, यहाँ पर जो मैं कह रहा था चाइना वाला, वो ग्वादर बंदरगाह यहाँ है, जो चाइना विकसित कर रहा है, चीन, पाकिस्तान में, सॉरी। तो ये आपको ध्यान में। अब आते हैं भारत के अन्य जो यहाँ पर हित है वो उसको देख लेते। देखो अगर मैं यहाँ बात करूं तो भारत, आपने सुना होगा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, भारत भी इसका भागीदार बन रहा है। तो इसमें कॉरिडोर में आप मुंबई से जाओगे यूएई, और फिर उसके बाद ये सऊदी अरेबिया होते हुए, यहाँ इजराइल से होते हुए आप यूरोप तक पहुंच जाओ। तो आपको ये जो जलीय मार्ग है इसके थ्रू अगर आप जाओगे तो यहां से आपको पहले रेड सी में जाना पड़ता है, रेड सी से मेडिटेरेनियन सी में जाना पड़ता है, फिर आप यहाँ पहुंचते हो। तो भारत क्या कर रहा है, इस कॉरिडोर में भारत शामिल होने जा रहा है, तो इसके थ्रू भारत यहाँ पर जल्दी पहुंच। तो ये भी देखो ये कहाँ है, बिल्कुल इसके ऊपर है। ये देखो ये होर्मुज स्टेट है यहाँ पर। तो इस क्षेत्र में शांति होना बहुत जरूरी है। इस क्षेत्र में इतना अगर भूचाल रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। दोनों में देखो ये यूएई है यहाँ पर, और यहाँ पर ये इजराइल के थ्रू होता हुआ जाएगा। यहाँ पर भी आपको भारत के हित देखो, हम एक तो ये रहा, देखो यहाँ पर चाबहार पोर्ट मैंने भी आपको बताया, देखो ये वाले में देखिए, ये मुंबई है, मुंबई से ये रहा चाबहार पोर्ट, और ये चाबहार पोर्ट का ईरान के दक्षिण में, ये ईरान के दक्षिण में। तो भारत इसको विकसित कर रहा है, और कर क्यों रहा है, क्योंकि भारत चाहता है कि इसके थ्रू भारत अफगानिस्तान में पहुंच पाएगा और आगे सेंट्रल एशिया देशों में भी पहुंच जाएगा, कजाकिस्तान वगैरह में। तो इसके थ्रू भारत पहुंच सकता है यहाँ। और ये रहा वो ग्वादर बंदरगाह जो मैं आपको कह रहा था, जो चाइना विकसित कर रहा है पाकिस्तान। इसके साथ साथ देखो यहां अगर देखो ये जो ग्वादर है, इसी के बगल में मैंने आपको बताया था बंदार अब्बास है। देखो ये रहा आपका बंदार अब्बास, और यहां पर इसके बगल में बिल्कुल यहां पर था चाबहार, इस जगह पर, इस जगह पर। और ये है आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उत्तर दक्षिणी परिवहन गलियारा जिसे कहते हैं। तो इसके थ्रू भारत क्या करेगा, या तो ग्वाद उस पे जाएगा चाबहार तक, और फिर वहां से बंदार अब्बास, या सीधा बंदार अब्बास, फिर ईरान से होता हुआ अजरबैजान, फिर ऊपर की और कजाकिस्तान से होता हुआ रशिया, सेंट पीटर्सबर्ग, ये पूरा का पूरा आप यूरोप में घुस। तो ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो भारत यहाँ इसी के थ्रू, ईरान के थ्रू, इसमें भी पार्टिसिपेट करेगा। तो ये सारे प्रोजेक्ट है जो भारत के इस क्षेत्र में है। तो भारत इसके थ्रू देखो एक तो कजाकिस्तान तक पहुंच जाएगा सेंट्रल एशिया में, और दूसरा भारत क्या करेगा, दूसरा भारत यूरोप तक भी भारत की पहुंच हो पाएगी। अदरवाइज भारत को देखो यहां से आना पड़ता है, ये अरेबियन सी, फिर ये रेड सी, फिर भूमध्य सागर, और फिर इधर से घूम के यहां तक पहुंचना। इसके थ्रू भारत सीधा ही यहां से पहुंच जाएगा यूरोप में। तो ये भी भारत के लिए, भारत इस प्रोजेक्ट में भी भागीदार है, तो इसके लिए भी इस क्षेत्र में शांति होना बहुत जरूरी है। तो ये आपको ध्यान में रखना कि भारत के इस क्षेत्र में काफी हित है। पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स है जो इस क्षेत्र पर निर्भर करती है। ये हमने मिडिल ईस्ट भी देख लिया, ये हमने देख लिया भारत का वहां पर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में, मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी देख लिया, यहाँ पर किन साइड्स पर अटैक हुआ वो भी देख लिया, और क्या इसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है वो भी देख लिया, कुछ फैक्ट भी देख। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा
हॉर्मुज स्ट्रेट और उसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस खत्म होता है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।